हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स का चैप्टर। तो सारा वेव्स आज ही तमाम कर डालेंगे। आइए देखते हैं वेव्स के अंदर है क्या क्या है। और सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वेव क्या है, उसके बाद पिक्चर्स की फॉर्म में भी आपको सारी की सारी चीज को मैं समझा दूंगा। देखिए इसके अंदर वेव क्या है कि ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वेव जाती है, लेकिन यहां पे आप ध्यान देना कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन मूवमेंट पार्टिकल की आगे की तरफ नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि पार्टिकल एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल खुद आगे नहीं जा रहा है, ये एक जगह पे खुद आगे ऊपर नीचे हो रहा है बस। इसका मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, पार्टिकल तो वही है, मतलब सिर्फ ऐसे मोशन है उसका, आगे वाला मोशन नहीं है, ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। और इट में टेक द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन और अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो अल्टीमेटली इससे क्या हो सकता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है। इलास्टिसिटी में लास्ट चैप्टर में समझा गया कि डिफॉर्मेशन क्या होती है कि वो रबर को खींचते थे तो अपनी शेप चेंज कर लेती थी। और फिर वेरिएशन इन प्रेशर है ना, तो वो देखिए हम यूं स्ट्रेस लगाते थे तो वेरिएशन इन स्ट्रेस हुआ यानी प्रेशर हुआ और वो डिफॉर्म हो गई। तो वही वाली चीज इसमें बता रखी है कि वेव एक तरह से एक डिस्टर्बेंस है जो एक मीडियम के अंदर चलती है, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती है जो मीडियम इनको नहीं चाहिए होता है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज देखते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। वो रियल लाइफ के एग्जांपल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके अंदर। अब जैसे एग्जांपल से समझाना हो तो एक रबर कॉर्क है जो कि पानी के ऊपर है ना, वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। एक लकड़ी का गट्ठा सा है छोटा सा मान लीजिए या रबड़ का है, तो पानी की वेव्स यूं यूं जा रही हैं, उसके ऊपर पड़ा है तो वो भी क्या होगा, साथ के साथ यूं डोलता रहेगा। ये क्या हो गया, एक तरह से वेव्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए कि एक रॉक है जो व्हेन ए रॉक फॉल्स इन दी वाटर क्रिसेंट और रिपल बनते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, आप देखिए कि ये पानी है, आपने देखा भी होगा, या समुद्र है या तालाब है आपके घर के आसपास, आपने उसके अंदर यूं पत्थर मारा तो पत्थर मारते यहाँ पे ये यूं यूं बबल रिपल से बन जाते हैं गोल गोल। तो ये भी क्या है, ये जो गोल गोल रिपल बन रही है ये भी क्या है, वेव ही है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें मोशन के हिसाब से जब हम देखते हैं पार्टिकल्स के मोशन के हिसाब से, मैंने यही बोला ना, पार्टिकल आगे को नहीं जाएंगे, पार्टिकल एक जगह पे ही ऊपर नीचे होंगे। ये डिपेंड करेगा कि अब वेव कौन सी है। पार्टिकल जरूरी नहीं कि आगे को जाए, देखिए ऐसे भी मूव हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक ही जगह पे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। अब आपको वो समझाने के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा कि टाइप्स कौन से, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो टाइप में, एक है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना, परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेव मोशन। दिस टाइप ऑफ वेव इज ए मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं लाइट एंड मैक्सिकन वेव इन ए स्टेडियम को हम इसके हिसाब से बता सकते हैं कि वो ट्रांसफर वेव है। अब मैं इसको यहां भी समझाऊंगा, बस एक बारी पहले डेफिनेशंस को कवर कर दूं मैं। फिर पार्टिकल्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जैसे वेव मोशन यूं जा रहा है तो पार्टिकल भी यूं ही पैरेलल ही चल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं या इलोंगेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ये भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होता है, जिसको एक मीडियम चाहिए, जैसे एयर चाहिए उसको या कोई सॉलिड मटेरियल चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कुछ तो चाहिए होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो उसी के ये दो एग्जांपल हैं। फिर आगे देखिए कि अगर हम मेरे को एग्जांपल देना हो लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो मैं साउंड वेव्स इन एयर है ना, जो वो सबसे अच्छा उदाहरण है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो यूं जा रही हैं, वो यूं 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 करके नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे अगर देखेंगे तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। फिर जो ऑडिबल रेंज है जो हमें सुन सकती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर ये कहें कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसको किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो क्योंकि 20,000 है तो 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। आइए अब मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या है। ये देखिए ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो अब ध्यान से देखना कि जब इस स्प्रिंग को मैं यूं करके यूं छोड़ रहा हूं तो हो क्या रहा है, समझना, ये कभी यूं जा रहा है कभी यूं जा रहा है, यूं जा रहा है यूं जा रहा है। जब ये स्प्रिंग यूं जाएगा तो आप देखिए कि यहां से लूज हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे, तो ये जोन जो बनता है इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि अगर यहां पे यूं हो रहा है तो इधर तो हो सकता है ना कि कंप्रेशन हो रहा हो, क्योंकि इधर तो इकट्ठा हो रहा है, इधर भी इकट्ठा हो रहा है क्योंकि आपने यूं किया है। तो यानी कि यहां पे तो आपने हाथ में यूं गट्ठा सा बना लिया और बीच में वो कम हो गया ना एक तरह से, इसके जो कॉइल्स हैं,
तो जहां पे ज्यादा हो गए इसके कॉइल उसको बोलते हैं कंप्रेशन, या फिर आप समझिए कि एक जगह से मैंने इसको यूं कर दिया, यूं कर देंगे तो वो गट्ठा बन गया पूरे का पूरा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें जब भी आप इसको यूं करके यूं छोड़ रहे हैं तो मूवमेंट यूं हो रही है, यूं हो रही है, यानी कि मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, कुछ कभी ऐसे और कभी ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल है, इस डायरेक्शन में है। और आप मेरे को बताओ कि जो स्प्रिंग है उसके पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल को भी मैं देखूं तो वो भी कहां पे जाएगा भाई, जब मैंने ऐसे किया तो वो पार्टिकल या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी ऐसी ही है, ऐसी। और जो ये पूरी की पूरी वेव जनरेट होगी, यानी कि इधर से उधर एनर्जी जाएगी जो ऐसे ऐसे ही जाएगी, तो ये दोनों की डायरेक्शन ऐसी है। यही हम बोल रहे हैं कि जो मोशन की डायरेक्शन है वेव के और जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, और वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल है। ये देखो ये दो लाइन पैरेलल हो गई ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वहीं पे अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं तो आप एक रस्सी को पकड़िए और रस्सी को आप यूं कर दीजिए, यूं झटक दीजिए, तो क्या रस्सी यूं 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 जाएगी आगे, समझ गए? तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से साइन के ग्राफ के जैसा ही है बिल्कुल। तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। अब यहां पे आप समझना क्या है, आप मेरे को बताओ, जब आपने रस्सी को यूं करके झटका तो रस्सी का यूं यूं करके आगे गई है ना, क्या रस्सी आगे गई एक तरह से, उसकी जो वेव है, मैं वेव की बात कर रहा हूं, रस्सी की बात नहीं, वेव जो है वो आगे गई कि नहीं गई, गई ना, यूं यूं डोलते डोलते आगे गई। इसका मतलब वेव का मोशन तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, यानी वेव का मोशन क्या हो गया, वेव का मोशन हो गया इस डायरेक्शन में। लेकिन आप पार्टिकल का डायरेक्शन समझिए क्या है, क्या पार्टिकल भी आगे को जा रहा है? जी नहीं, आप देखिए कि ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, ये यहां पे आ गया। आप देखो ना ध्यान से कि यहां पे एक पार्टिकल है, जैसे जैसे आपने झटका यूं करके तो ये पार्टिकल ऊपर गया, जैसे ही एनर्जी अगले को ट्रांसफर हुई तो ये वापस से अपनी नीचे आ जाएगा, यही पार्टिकल वापस से नीचे आ जाएगा और ये अपनी एनर्जी इसको दे के आएगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यानी आप देखिए कि ये पार्टिकल का जो मोशन है वो ऐसा रहता है। ये हो गया पार्टिकल का मोशन। तो आप मेरे को बताओ कि दोनों क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? यहां पे देखो दोनों पैरेलल है, पार्टिकल का मोशन और वेव मोशन, यहां हो गए पैरेलल, यहां हुआ परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए टी को मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं। और मैथ्स के अंदर परपेंडिकुलर को कैसे दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर को ऐसे दर्शाते हैं। क्या आपको पता है कि नहीं पता है? ऐसे इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल 90 डिग्री ऐसे बनता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर का साइन भी यही होता है। तो यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि जो परपेंडिकुलर रहता है वो ट्रांसवर्स में रहता है और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल रहता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने समझा रखी है। अब इसके अंदर इस वाली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, यहाँ क्या बनता है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रेस्ट कौन सा होता है, जो सबसे टॉप पोजीशन होती है, ये हो गया, ये हो गया, सबसे ऊपर का स्थान जो है वो क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। और सबसे बॉटम स्थान, सबसे नीचे वाले स्थान जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं आप, ट्रफ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये क्या हो गया, ट्रफ, ये हो गया ट्रफ। सोर्स की इसकी डायरेक्शन वेव की क्या होगी, इधर हो गई, और ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, वो मैंने सब बता ही दिया। और यहाँ पे क्या बनता है, कंप्रेशन बनता है और रेयरफैक्शन बनता है। एक्सपेंशन बोल दीजिए, लेकिन एक्सपेंशन को आप अगर इसी की टर्मिनोलॉजी में वेव्स में बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेयरफैक्शन। ठीक है दोस्त, एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा रेयरफैक्शन। क्या आपको ट्रफ का मतलब पता लग गया, और ये ऊपर वाला क्रेस्ट हो गया। तो ये दोनों के बीच में आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, इनके बीच में फर्क आपने कर लिया होगा। अब देखिए कि ये मैकेनिकल वेव है, तो साउंड जो है वो क्या है, एक तरह से मैकेनिकल वेव है। तो साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए टू प्रोपागेट। आप अगर वैक्यूम के अंदर, जहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पे अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी आवाज दूसरी जगह पे जाएगी ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एयर के अंदर जो पार्टिकल है वो यूं यूं वाइब्रेट करके दूसरे तक आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं। अगर ये ना हो एयर तो आपकी आवाज जाएगी ही नहीं, कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं के वहीं पसरी रहेगी। ठीक है दोस्त, यानी दूसरे वाले को कुछ सुनाई ही नहीं देगा, आपको खुद की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। द मैटर और मटेरियल थ्रू विच साउंड प्रोपागेट्स इज कॉल्ड मीडियम, यानी कि जिसमें से ये प्रोपागेट करेगी। जैसे सॉलिड में साउंड बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। आप कभी भी देखना कि कोई टेबल होना आपके पास, तो जैसे मान लीजिए यही टेबल है, एक बच्चे को बोलना या किसी को भी बोलना कि इस तरफ से कुछ बोले और इस तरफ लगा लेना कान, दूसरी तरफ आपने कान लगाया तो तुरंत आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर के। तो जो सॉलिड है ना उसमें जल्दी ट्रैवल करती है साउंड, ये अभी मैं बताऊंगा आगे। तो ये एक तरह से सॉलिड क्या हो गया, ये हो गया इसका मीडियम। अब देखिए, व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन
इट पुशेज a region of compressed air creating a region of high pressure followed by region of low pressure as particle retreats to its mean position। ये वही वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला कि ये क्या रहती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक सेकंड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ये ना, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल रहती है साउंड वेव्स। तो इसके अंदर क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। आपने जब बोला तो कुछ पार्टिकल ऐसे हो जाएंगे, कुछ आगे जाके ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, कभी कंप्रेशन कभी रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे करके वो यूं यूं करके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे के कान तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई भी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पे दूर दूर है तो ये हो गया रेयरफेक्शन। यहाँ स्पीकर से आवाज आई, दूर दूर है तो रेयरफेक्शन। लेकिन आगे बढ़ के क्योंकि एयर जो है एक तरह से रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या हो गया, कंप्रेशन। फिर थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ रहे हैं और जिसको भी सुनना चाहिए उसके कान तक पहुंच रहे हैं। द साउंड वेव प्रोपगेट्स बाय कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम। और ये कौन सी साउंड वेव की बात हो रही है, ये साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल में ही बनते हैं। आप ट्रांसफर्स में मत बोल देना इनको, ट्रांसफर में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। फिर साउंड प्रोपगेशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज द प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। तो ये देखिए प्रेशर वेरिएशन ही तो सारी की सारी, तो ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, पहले डेफिनेशन को पढ़ते फिर मैं समझा भी दूंगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, या फिर ये तो हो गया किसके अंदर, दो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में जो है उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वहां तो क्रेस्ट और ट्रफ होते नहीं है, वहां क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। तो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम वहां पे वेवलेंथ बोल देंगे। अब क्योंकि ये लेंथ है, एक तरह की वेव लेंथ है ना, तो वेव की लेंथ है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, ऐसे यूनिट मीटर हो गई, एम के साथ डिनोट करेंगे इसको। यहां पर समझाता हूं, जैसे अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव में ये है क्रेस्ट और ये क्या है इसका ट्रफ। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, या फिर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, ट्रफ है और ये क्या है, क्रेस्ट है। तो यहां पे इसको नीचे ले आइए, तो ये जो चीज होगी ना, ये वाली चीज होगी, ये इसकी क्या डिनोट करने लग जाती है, इसकी वेवलेंथ को डिनोट करने लग जाती है। ऐसे ही आप देखिए कि अगर मेरे को यहाँ पे भी दिखाना हो, टाइम पीरियड के बारे में बात करनी हो, तो टाइम पीरियड भी मैं जब देखता हूँ तो मैं पूरी वेव का देखूंगा। आप देखिए ये पूरी वेव क्या है, ये पूरी वेव है एक, क्योंकि यही जो वेव है ये आगे आगे रिपीट हो रही है। तो यहां से लेके यहां तक का मैं क्या देख लूंगा, इसका टाइम पीरियड। ठीक है दोस्त, अब सेम चीज आप देखना जरा ध्यान से कि जब मैं वेवलेंथ भी बोल रहा हूं तो क्योंकि मैंने टाइम पीरियड इसीलिए पहले बताया कि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरी वेव है, ये वेव ये वाली है पूरी एक, वही आगे रिपीट हो रही है। यहां भी देखना सेम चीज कि वेव जो है वो ये वाली होती है पूरी, ये पूरी। लेकिन इसको मैं कहीं से भी अगर देखना चाहूं तो मैं अगर यहां से शुरू कर रहा हूं तो मेरे को वेव क्या बोलना पड़ेगा, कौन सी है, यहां तक है। ठीक है, दो ट्रफ तक मेरे को जाना पड़ेगा तब जाके मेरे को पूरी वेव मिलेगी। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझना थोड़ा सा कि आप अगर यहां से इस क्रेस्ट से चलेंगे तो आपको यहां तक का आना पड़ेगा, सॉरी यहां तक का नहीं आना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। आप यहां से चलेंगे तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, यहां तक। ये हो गई पूरी वेव। तो यानी कि अगर वेव लेंथ जाननी है तो ये पूरा हमें पता होना चाहिए, तभी हम वेव लेंथ को जान पाएंगे। तो वही चीज वो बोल रहा है कि सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो वही चीज हमने यहां भी डिफाइन की है। ये हमारा ट्रफ है, सक्सेसिव ट्रफ, और ये भी है ट्रफ। तो दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा आप देख लो, चाहे ये जो है ना, ये बिल्कुल सेम वही है जो कि ये है, बिल्कुल सेम है। ये समझने की बात है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो पूरी यहां तक है ना, तो वो यहां से लेके यहां तक भी उतनी ही है। डिस्टेंस मेजर करके देख लो, चाहे यहां पे देखो 1 2 3 4 4 स्टेप है। यहां देखो अब 1 2 3 4 4 स्टेप हुए। तो वेवलेंथ आपकी ये होगी पूरी की पूरी। आप गलती से भी वेवलेंथ को यहां तक मत बोल देना कि सिर्फ ये है। क्या आपको बात समझ आ रही कि मैंने क्यों बताया कि वेवलेंथ क्या होती है? ऐसे ही आप इसको, ये तो मैंने बताया आपको ट्रफ के साथ, आप क्रेस्ट के साथ भी कर सकते हो। ये क्रेस्ट है एक और ये क्रेस्ट है एक, तो आप दोनों क्रेस्ट के बीच की जो है वही वेवलेंथ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? ये जो देखिए आप, ये जो पूरा है एक वेव बनती है, तो यहां भी 4 पार्ट में बनेगी, 1 2 3 और 4। तो यानी कि ये पूरी की पूरी क्या होगी, लैम्डा हो गई। इसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। ये यहाँ पे मैंने
बता दिया आपको, टाइम पीरियड बता दिया कि इस पूरी वेव को ट्रैवल करने में इस पूरी को कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड हो गया। ऐसे ही आप देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकेंड के अंदर कितने ये ऐसे वेव बन जाएंगे, यानी कि कंप्रेशन कितने हो जाएंगे और रेयरफेक्शन या फिर कहें कि कितने क्रेस्ट और ट्रफ बन जाएंगे एक सेकंड के अंदर, यानी कि कितनी बार ये यूं घूम जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, इसको आप एक तरह से सेकंड का इनवर्स भी बोलते हो। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम होती है बेसिकली, टाइम आपके पास आ गया तो उसका उल्टा कर दो, वो हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, 1/सेकंड होगी, जिसको कि हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला होता है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो क्या होता है, जो स्पीड होती है ना वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। इसको कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम ऐसे, इस वाले v से, और ये v इंटू लैम्डा इज इक्वल टू, इससे डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, तो v इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, तो ये वेलोसिटी है या स्पीड है, इज इक्वल टू ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई आपकी वेवलेंथ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वेवलेंथ कितनी है मीटर, और ये कितनी है 1/सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी होगी आपकी। आप देखिए यूनिट से भी बता सकते हैं इस चीज को। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं। आप देखिए कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो होती है ना, ये एक मीन पोजीशन है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, इस लाइन से कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है वो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। आप देखिए जैसे अगर ये छोटे छोटे बन रहे हैं तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े बन रहे हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। आप इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो, ये सेम ही है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से लाउडनेस ऑफ साउंड बताएगा। जैसे ये छोटा बन रहा है तो इसका मतलब ये आवाज स्लो है, इसकी लाउडनेस कम है। अगर आपको बोलना है जोर की आवाज कहां से आ रही है, तो जितना ये बड़ा होगा उतनी ही जोर की आवाज आएगी। यहां पे कम आवाज है, यहां पे जोर की आवाज है। ये मान लो चूहे की चिरपिंग है और ये जो है मान लो स्पीकर की आवाज है, तो ये ज्यादा होगी। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर ही होते हैं एम्पलीट्यूड के यूनिट भी, क्योंकि आप देखिए कि आप डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं, एक तरह से लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, यूनिट इसके मीटर ही हो गए। अब पिच की बात करते हैं। द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पिच। समझना, एक सेकेंड में कितने रेयरफेक्शन और कंप्रेशन हो जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं पिच बोलते हैं। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पिच। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो यूनिट रहती है साउंड के पिच की, ये भी क्या रहती है, हर्ट्ज ही रहती है। ठीक है दोस्त, आपको ये देखना है बेसिकली, यहां पे देखिए जैसे ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी, तो इसकी पिच भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। आप देखिए ये दूर सिर्फ छोटा सा ही बना है, लेकिन अगर इसी डिस्टेंस में ये देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे बन जाएं, ये क्या होगा, बहुत सारी साउंड एक ही जगह पे आ गई, तो इसकी पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और हाई ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्यों, इसी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हाई पिच क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल आपको मोटी सी आवाज आएगी, है ना, बिल्कुल डाउन टोन आएगी, और यहाँ पे एकदम तीखी टोन आएगी, ऊपर की हाई पिच वाली आएगी। जैसे कोई बोले ऐसे करके, है ना, तो ये ऊपर की आई, और अगर कोई बोले तो ये नीचे की आई एक तरह से। ठीक है, तो ये समझाने के तरीके हैं, अगर आपको समझ आ पाए। अब वॉल्यूम की बात करते हैं या फिर इसकी लाउडनेस की बात करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट गिव्स द लाउडनेस, कि कितनी फोर्स आप उसको दे रहे हैं, कितना जोड़ के चिल्ला रहे हैं, ऐसे करके, है ना, चिल्ला रहे हैं, आई एम अ टार्जन, तो वो उस बात पे डिपेंड करेगा कितनी फोर्स लगा रहे हैं कि वॉल्यूम कितनी होगी। हाइयर द फोर्स, हाइयर द एम्पलीट्यूड, और लाउडर द साउंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब साउंड की इंटेंसिटी मापनी है तो आपको क्या बोलना है कि कितनी साउंड एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम में, यानी एक सेकेंड में, थ्रू ए यूनिट एरिया, इस एरिया से कितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में, वही बताएगा कि इसकी साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है। यानी कि ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं ऐसे। अब देखिए दो तरह के होते हैं इसके अंदर साउंड भी, नोट होता है और एक टोन होता है। ए साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। जैसे एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रही है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रही है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टोन। लेकिन अगर दो फ्रीक्वेंसी एक साथ से मैच हो जाए, कई बार आपने देखा होगा कि दो बर्तन है, आप एक बर्तन इधर और एक बर्तन इधर बजा रहे हो, दोनों को ऐसे टन 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 दोनों को बजा रहे हो, दोनों की आवाज आ रही है और आपको सूदिंग सूदिंग से इफेक्ट दे रही है, वो एक तरह से वो मिक्स हो गई, दो टोन्स मिक्स हो गई उसके अंदर, या दो फ्रीक्वेंसी मिक्स हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नोट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये थोड़ा सा मैंने बता रखा है कि ब्रीदिंग में कैसी टोन कितने डेसिबल की होती है, विस्परिंग में, टॉकिंग में, ये सब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो।
अब क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं। द रिचनेस और टिम्बर ऑफ साउंड इज कॉल्ड दी क्वालिटी, कि कितना ज़्यादा उसके अंदर वो जो ग्राफ है ना साफ सुथरा बन रहा है, कितना रिच बन रहा है, उसी से डिसाइड होगी कि साउंड की क्वालिटी कैसे है। अब मान लो कि कहीं पे आवाज़ आई बंद हुई तो ये ग्राफ टूटता जाएगा बीच में, तो वो तो इसका मतलब है कि घटिया साउंड क्वालिटी है वहाँ पे। द साउंड विद द सेम पिच एंड लाउडनेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जो दो साउंड जिसके अंदर पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि दो लोग सेम ही पिच पे बात कर रहे हैं और सेम ही लाउडनेस है, तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा? आप इसको ऐसे समझिए, एक जगह पे शोर मच रहा है 1 डेसिबल का, है ना, एक लाउडनेस का शोर मच रहा है एक जगह पे, और दूसरे पे वहीं पे उसी लाउडनेस का म्यूजिक बज रहा है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? खुद बताइए। वहां से मधुरता आ रही है, यहाँ से गुस्सा आ रहा है, आपको एंगर आ रहा है ना, तो ऐसे करके क्या है कि इसको भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, चाहे उसकी पिच और लाउडनेस सेम हो तब भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट स्पीड्स, हर मीडियम में इसकी स्पीड बदल जाएगी साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि साउंड कितनी तेजी से चलेगी। अब प्रॉपर्टीज कौन सी है जिस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बोले सबसे ज्यादा किस में रहेगी? सॉलिड के अंदर रहेगी। सॉलिड में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इस डिब्बे का कि आप एक टेबल में जाइए, इधर से कुछ बोलिए तो इधर आपको बहुत तेजी से आवाज आएगी, जबकि आप बाहर नॉर्मल एयर में बोलेंगे तो आपको उतनी तेजी से आवाज नहीं आएगी। और साउंड सॉलिड के बाद फिर दूसरा नंबर आता है लिक्विड का। लिक्विड में भी साउंड बहुत ईजिली ट्रैवल करती है, लेकिन जो गैसेज हैं, गैसेज में साउंड सबसे कम ट्रैवल करती है। जी हाँ, यहाँ पे मुश्किल है साउंड के लिए। साउंड के लिए जितना सॉलिड मीडियम रहेगा उतना अच्छा है ट्रैवल करना, क्योंकि वो एक पार्टिकल दूसरे को फटाफट से बता देगा कि भाई वाइब्रेट 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 ऐसे हो जाएगा, जबकि यहाँ गैस में दूर दूर होते हैं तो इसलिए मुश्किल होता है उसको ट्रैवल करना। स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर क्या होती है? 331 मीटर पर सेकेंड होती है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। मैंने क्या बोला था यहाँ पे? प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर का सारा रोल है। तो अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हम टेम्परेचर को फिक्स करें 0 डिग्री सेल्सियस, तो साउंड की जो एयर के अंदर स्पीड रहेगी वो 331 मीटर पर सेकंड रहेगी। लेकिन वही साउंड की स्पीड इसी कंडीशन में सॉलिड में बदल जाएगी और लिक्विड में भी। लेकिन हमें तो सारी कैलकुलेशन गैसेस पे करनी होती है, तो इसलिए गैसेस के हिसाब से देख रहे हैं। फिर ऐसे ही आप देखिए कि दूसरा चीज क्या है, अगर टेम्परेचर आप 22 डिग्री सेल्सियस कर दो तब ये बदल जाएगी, तब ये और हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। व्हेन ए सोर्स एमिट्स ए साउंड विद ए स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, समझना, एक आपने अभी एक सीरीज आई थी असुर नाम की, असुर टू द, तो अगर किसी भी बच्चे ने वो सीरीज देखी होगी तो वहां पे एंड में बोलते हैं कि सोनिक बूम से ये सबको मारेंगे, जिसमें कि स्पीकर बहुत तेज से आवाज करेगा और सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन वो होगा कब? वो सोनिक बूम तब होगा जब, देखिए साउंड की स्पीड इतनी है 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे वो स्पीकर हैं अपनी आवाज निकालने लग जाएं, समझना कि एक, मान लो स्पीकर ने एक आवाज निकाली, वो साउंड की स्पीड से गई और साउंड की स्पीड जो एयर में है उसके हिसाब से गई और आपके कान तक पहुंची। लेकिन अगर उस साउंड की स्पीड से वो तेजी से, उस साउंड की स्पीड से भी डबल स्पीड से वो अपनी साउंड निकालना शुरू कर दे स्पीकर, तो वो क्या होगा? आपके जो कान है ना, पहली आवाज सुनेंगे, फिर थोड़ी देर में और दूसरी, फिर और चौथी, वो बढ़ता ही जाएगा लाउडनेस लेवल, जिसके वजह से कान के पर्दे फट जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। ये क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं दोस्त। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी, ये मैंने वेव्स वगैरह बना रखी हैं कि इसमें देखिए रबर है तो उसमें क्या स्पीड रहती है साउंड की, एयर में क्या रहती है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने एग्जाम्पल्स किया, गोल्ड में क्या रहती है, ऐसे मैंने बता रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे तो। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे फिर और बहुत सारी चीजें हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट है, लाइट को आप यूं मारते हैं एक शीशे में तो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती है। इसमें भी सेम ऐसा है, ये जो साउंड है ना, ये शीशे पे लगे, सॉलिड पे लगे, कहीं भी लगे, साउंड भी वहां से टकरा के वापस आती है, और वो जो वापस आके हमें सुनती है ना, उसी को हम इको बोलते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आप जाएंगे या पहाड़ों के बीच में जाएंगे, आप अपना नाम चिल्लाएंगे तो वापस से आपको वो नाम सुनाई देता है। वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। वही साउंड वापस से हमारे कानों में आती है। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं? इको भी बोल देते हैं, गूंज जिसको आप लोग बोलते हैं। ये बार बार क्या होता है, एक तरह से वही है कि टकराने से ही होता है। इसको ये एग्जाम्पल दे रखें कि क्लैपिंग या शाउटिंग इन टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, तो वहां पे आपको सुनाई देती है। अब ये जो होती है, आप समझना है कि होगी कब इको। टू हियर डिस्टिंक्ट इको साउंड, आपको अगर ये इको साउंड सुननी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड है ना, वो 0.1 सेकेंड से कम का होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
इतना कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी साउंड हमारे दिमाग में आती है ना, तो वो 0.1 सेकंड तक तो हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता ही करता है। मैंने आपको कुछ बोला हेलो, तो आपका दिमाग 0.1 सेकंड तक उसको झेलेगा ही झेलेगा, यानी कि 0.1 सेकंड तक आपके ब्रेन में रहेगी। लेकिन अगर उस 0.1 सेकंड से पहले ही किसी ने वही साउंड दोबारा निकाल दी, तो आपके ब्रेन को वो सुनाई नहीं देगी, समझना। तो वो सुनाई नहीं देगी, इसीलिए इको सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर वही इको अब 0.1 सेकंड के बाद आई, मान लो टकरा के, तो आपको क्या लगेगा कि ये दूसरी आवाज आई है, यानी कि 0.1 सेकंड इसमें जरूरी चीज है। फिर ऐसी ये एक और चीज है कि क्या ये इको अगर मैं इतनी से पास किसी चीज को लेके आऊं तो वहां भी हो सकती है, नहीं हो सकती। आप देखिए जितने पास आप ऐसे लेके आएंगे ना हाथ को, आपकी इको कम होती जाएगी, आपकी आवाज साफ होती जाएगी, शायद आपको मेरी आवाज भी ज्यादा साफ होती दिखेगी। अब जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, आप देखिए कि वॉइस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो रही है, अब थोड़ी इको ज्यादा आने लगी है। इसका मतलब है कि आपको एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि जिस डिस्टेंस जो सोर्स है बोलने का और वो डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस तो हो कि भैया इको हो सके। वो कितना होता है डिस्टेंस? वो होता है 17.2 मीटर का। यानी कि ये जो सोर्स है, कोई भी मान लीजिए, ये मान लो हॉर्न बज रहा है, ये सोर्स है और ये सुनने वाला है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 17.2 मीटर का तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी इको सुनाई देगी, नहीं तो इको सुनाई नहीं देगी दोस्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम साउंड के ये जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अभी वही चल रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही चल रही है अभी, तो इसके एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं रियल लाइफ के, ताकि आपको पता भी लग जाए। आप देखिए कि इसके अंदर एक तो यूज होती है सोनार और राडार की टेक्नोलॉजी। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज ए टेक्निक दैट यूजेस साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। और ह्यूमन की ईयर की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, लेकिन ये जो यूज करता है ये इससे भी हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, सोनार का कंसेप्ट भी कहां से आया वो भी समझ में आएगा। आप ये चमगादड़ देखिए, ये जो होते हैं ना, बैट होते हैं जो चमगादड़, ये अंधेरे में भी देखिए डोलते रहते हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं देता और ये अंधेरे में भी दे दनादन डोलते हैं यार। कैसे? ये अपने यहां से अल्ट्रावायलेट रेज निकालते हैं। जैसे ही ये जो वेव्स होती है ना, ये वेव्स जाके ये चीखते हैं। आपने कभी भी सुन लेना चमगादड़ चीखेगा अगर उसे आगे बढ़ना है, तो ये वेव्स जाके मान लीजिए इस पंछी से टकराई और फिर यहां से पंछी से टकरा के इसके पास वापस आती है और इसको ये पता लग जाता है कि पंछी इससे कितनी दूर है, बिना इसको देखे पता लग जाता है। ये वेव्स के थ्रू हो रहा है सारे का सारा काम। ऐसे ही आप देखिए कि यहां मछली जो होती है, बड़ी मछली है ना, तो ये शार्क शुर्क जितनी भी मछलियां, वेयरवुल्फ, इनको कैसे पता लगता है छोटी मछलियों का? ये भी क्या करती हैं, ये यहाँ पे पानी में अल्ट्रावायलेट वेव्स जैसे निकालेंगी और यहाँ पे ये इनसे टकराएगी वो वेव और वो वापस से इस मछली के पास आएगी, तो इसको पता लग जाएगा मेरे से इतनी दूर कुछ छोटी छोटी मछलियां जिनको खाने मुझे जाना है। अब यहीं पे सबमरीन का कंसेप्ट आएगा। ये जो नीचे पनडुब्बियां होती हैं, इनका कंसेप्ट यहीं से आता है कि ये यहाँ पे एक डिवाइस लगाई होती है सोनार, जो वो आगे क्या करता है, बहुत सारी वेव्स आगे फेंकता है समुद्र में, जिससे ये पता लग जाता है कि आगे कोई बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं, आगे कोई पेड़ तो नहीं, आगे कोई वेल वूल तो नहीं आ रही कि जिससे ये टकरा सकता है। इससे क्या हो रहा है, एक तरह से जैसे बाहर तो आपको इजीली पता लग रहा है, पानी में नहीं पता लग सकता ना भाई कि कौन सी चीज कितनी दूर है, तो इससे पता लग रही है। ये साउंड वेव्स जा रही हैं आगे, साउंड वेव कह रहा हूं, अल्ट्रावायलेट वेव्स जा रही हैं, तो ये जाके टकरा के और वापस आके बता रही हैं कि कितनी दूरी पे है ये। ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं ना, आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो वो भी ऐसे वेव्स मारते हैं आप पे, अल्ट्रावायलेट वेव्स, तो आपकी गाड़ी से वो वापस आती हैं और वो आके बता देते हैं मीटर में कि भैया ये गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है, और आते ही आपका चालान काट देंगे, भैया तुम ओवर स्पीड कर रहे थे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है सोनार वाले हैं। अब इसके अंदर वही चीज़ें यहाँ भी मैंने बता रखी है। ऐसे ही आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल यूसेज में क्या होता है कि मान लो बहुत बड़ी गैस लाइन है, अब ये गैस पाइपलाइन के अंदर क्या वो घुस घुस के मैकेनिक देखेगा छोटी सी लाइन में कि कहाँ पे छेद हो रखे, कहाँ पे क्रैक हो रखी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये जो अल्ट्रावायलेट वेव्स को यूं मार देगा। अब जहाँ से वो वेव्स डिफ्लेक्ट हो गई, मान लो कहीं बाहर निकलनी शुरू हो गई, तो उससे पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पे क्या है, क्रैक्स हैं, इसको फिल करना है। ऐसी मेटल के क्रैक्स को देखने में भी काम आती है। सेम यही चीज़ क्या होता है कि कोई ऑर्गन में समस्या है, जैसे छोटा बच्चे को डिटेक्ट करना है कि वो सही है कि नहीं है, तो आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड क्या है, वही है कि बहुत सारी अल्ट्रा वेव्स यहाँ पे डाली जाती हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि अंदर बच्चा सही है कि नहीं है, या कोई अंग को देखना है कि आपके बॉडी के अंदर के पार्ट ठीक है कि नहीं है, तो वो साउंड वेव जाएगी और वो बता देगी कि भैया यहाँ पे ये समस्या है। ठीक है दोस्त, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सोनार के अंदर होता क्या है, एक ट्रांसमीटर एंड एक डिटेक्टर होता है। वो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि यहां पे ही एक ट्रांसमीटर होगा, एक डिटेक्टर। ट्रांसमीटर यूं करके ये वेव्स को छोड़ेगा और वापस जो आएंगे उनको डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और अंदर कैलकुलेशन होती है फिजिक्स की, वो सारी हमें करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि भैया इसकी स्पीड इतनी है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है, तो वो कैलकुलेट करके बता देगा कि भैया इतनी देर में तुम इससे टकरा जाओगे, जल्दी से पनडुब्बी को यहां से घुमा लो।
और इसका मेजर भी करना होता है तो एक कैलकुलेशन आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आपको 2D लेना है। जैसे एक बार साउंड इधर को गई, एक बार इधर को आई, तो d डिस्टेंस है ना, तो इसका ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो 2d इज इक्वल टू ये किस वेलोसिटी से जा रहा है इनटू में टाइम। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया फॉर्मूला। ऐसे रिवर्बरेशन देखिए क्या होता है। रिवर्बरेशन में क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। आप थिएटर में जैसे जाइए या फिर किसी घर में जाइए, अगर आपके घर में बहुत ओपन हॉल है ना, वहां पे टीवी चलाइए, आपको इजीली सुनेगा ही नहीं कि टीवी बात क्या कर रहा है, अगर बहुत बड़ा हॉल है तो। ऐसी सेम हाल थिएटर में भी है। तो थिएटर में क्या किया जाता है, बहुत सारा ऐसा सिस्टम, बहुत सारे देखिए वहां पे कार्डबोर्ड के फ्लैप्स, या फिर आप थिएटर में उसकी दीवारों पे भी हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत सारा कपड़े का इस्तेमाल किया होता है। वो क्या है, एक तरह से साउंड प्रूफ बनाने के काम होता है कि भैया यहां पे टकरा के साउंड वापस ना आए और सामने वाले को इजीली साफ सुथरा सुनाई दे। तो वो सारे के सारे डिजाइंड होते हैं पूरे का पूरे। ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी हॉल के अंदर बस सिनेमा घर बना दिया, स्क्रीन लगा दी, एक स्पीकर लगा दिया और हो गया। पूरी की पूरी चेयर्स को देखा जाता है, छत को देखा जाता है, फ्लोर को देखा जाता है। वो भी आप फ्लोर भी देखेंगे तो कपड़ा बिछाया होता है। ये सब टेक्निक्स हैं कि आपका इकोसिस्टम को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाए, रिवर्बरेशन को एकदम खत्म कर दिया जाए। फाइबर के बोर्ड लगाते हैं, रफ प्लास्टर लगाते हैं, बहुत कुछ होता है, तब जाके एक सिनेमा हॉल बनता है। नहीं तो यहां बैठे व्यक्ति को यहां जो चीख रहा है भैया बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन होगी, मजा ही नहीं आएगा। अब देखिए डॉपलर का इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर का इफेक्ट सिंपल सा ये है कि यहां पहले इसमें से पढ़ लेते हैं। इफ ईदर द सोर्स और द साउंड और द ऑब्जर्वर इज मूविंग देन देयर विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर। आप समझना कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां से चीख रहा है तो आप देखिए कि जो सुनने वाला है ना, अगर वो मूवमेंट करेगा इधर से उधर या फिर ये चीखने वाला मूवमेंट करेगा इधर से उधर, तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एक भोंपू लगा हुआ है, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है और ये भी एक जगह पे रुका हुआ। तो ये भोंपू आएगा तो इसकी आवाज एक आ रही है, मान लो अभी आपको ये आवाज एक नॉर्मल आवाज है, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये भोंपू इसकी तरफ आना शुरू होगा, ये इसकी तरफ आना शुरू हो जाए ऑब्जर्वर की, तो क्या होगा, क्योंकि ये आवाज पास आ रही है इसके, तो कंप्रेशन सा होता जा रहा है, इसका मतलब आवाज इसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। और जैसे ही ये भोंपू अगर पीछे को, मान लो कि ये अगर एम्बुलेंस इधर को जाना शुरू कर दे, तो भोंपू अब इससे दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ये आवाज कम होती जाएगी। आप देखिए कि इसको जो है सुनाई कम देता जाएगा। तो ये क्या है, डॉपलर का इफेक्ट है। यानी कि डॉपलर ये बोलता है कि जो साउंड का सोर्स है अगर वो कहीं भी मूव करेगा इधर उधर, तो फिर क्या होगा, साउंड की फ्रीक्वेंसी सारी की सारी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वही इसने बताया है। बस यही है सारा का सारा, यानी कि रिलेटिव, ये सारा का डिपेंड किस पे कर रहा है, चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है दोस्त, एप्लीकेशन इसकी अगर देखनी हो तो हम देख सकते हैं कि पुलिस इसको यूज करती है टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल। मैंने बताया ना कि वो वेव्स ऐसे छोड़ेगी और उससे पता लग जाएगा वो वापस से आएंगी कितनी वेलोसिटी पे चल रहा है। फिर एयरपोर्ट्स पे यूज होता है टू गाइड द एयरक्राफ्ट, कि एरोप्लेन को कैसे पता लगेगा ऊपर, तो वो भी डॉपलर इफेक्ट के कारण ही सब उसको पता लग रहा होता है। टू स्टडी हार्ट एंड ब्लड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें डॉपलर इफेक्ट का काम है। फिर एस्ट्रोफिजिस्ट जो होते हैं वो मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड स्टार्स, तो वो सारे का सारा डॉपलर इफेक्ट का काम है। यहाँ भी मैंने वही बताया कि ये ऑब्जर्वर है, ये ट्रक जब दूर जाएगा तो आप देखिए कि इसकी आवाज कम हो जाएगी, इधर इसके पास जा रहा है तो यहाँ इसको ज्यादा सुनाई देगा। सेम वही चीज है, और यहाँ पे ट्रक भी रुका है, ऑब्जर्वर्स भी रुके हैं, तो दोनों को सेम साउंड सुनाई दे रही है। ये वही क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। आगे देखते हैं म्यूजिकल स्केल के बारे में। आपने सारे गामा पादा नी सा सुना होगा, सासा रे रे का गामा पापा दादा नी सा सासा नी दादा पापा मामा गा गा रे सा है ना, ये सब सुना होगा। तो ये क्या है, ये आपके नोट्स हैं सारे के सारे। तो ये जो हैं हर की एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने बोल दिया और ये सा हो गया। इनकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे सा की पहला सा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, दूसरे की 288 है, ऐसे बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी। और जो लास्ट वाला सा होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, वो देखिए अब बहुत ऊपर जा रही है वो उसकी, है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो कितनी होती है 512। तो इस वाले सा की होती है 256 और लास्ट वाले सा की कितनी होती है 512। यहाँ पे देखिए सा रे गा मा पा दा नी सा, तो इस वाले की जो होगी लगभग 256 रहती है और यहाँ वाले की उसके डबल हो जाती है, 512 हो जाती है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे ये थोड़ा सा कि कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो बता रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि क्या होती है। आपको ये याद रखना है, इसकी 1 है तो इस वाले सा की डबल होती है। ठीक है, ये दोनों सा के बीच में जो जितने भी हैं ये पूरा क्या बना रहा है, ऑक्टेव बना रहे हैं। सुर तो 7 हैं लेकिन ये आखिरी सा को भी मिला लिया जाए तो 8 हो जाएंगे एक तरह से। तो ये क्या होगा, ऑक्टेव बन गया एक, ठीक है, ऑक्टेव वेव बन गई एक
ठीक है। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपागेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ये मैं बता ही चुका हूँ। और वेव्स को दो भागों में बांटा गया, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो मैकेनिकल ही पढ़ रहे थे, अब नॉन मैकेनिकल के बारे में भी आगे अभी हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल में हमने ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा है, अभी मैटर वेव कुछ नहीं होती, इसको छोड़ दीजिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो है नॉन मैकेनिकल, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। मैकेनिकल में ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में शुरू में बताया, फिर इसके बारे में बताया कि ये जो रिपल है यूं जाएगा तो ये यूं हो जाएगा, तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी। ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि होती क्या है, ये बस एक रिवीजन के मोड पे मैंने एंड में दोबारा से डाल दिया है। फिर जो नॉन मैकेनिकल वेव है, अब वो इंपॉर्टेंट है, वो तो थी मैकेनिकल, अब नॉन मैकेनिकल पे आ जाएंगे। नॉन मैकेनिकल में क्या होता है, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये पेपर में आ रखा है, 10 बार ये क्वेश्चन आ रखा है हर एग्जाम में कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है या जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो ट्रैवल कर सकती हैं। वो एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, वो बिना एयर के भी कर सकते हैं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम मतलब कि जहां पे ना एयर है ना कोई मीडियम है, कुछ ही नहीं है, खालीपन है, वहां भी वो ट्रैवल कर सकती है, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। इन्हीं को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जो लाइट है, हीट है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। अब लाइट है तो लाइट को क्या चाहिए, क्या लाइट यहाँ पे एयर होगी तभी लाइट ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं है। आप आसमान में देखिए, वहां पे सूर्य भगवान की रोशनी वहां से नीचे आ रही है, तो यानी कि वहां पे भी लाइट ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट वेव जो है वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, वो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऊपर से ही आप देखिए कि गर्मी भी नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि ऊपर तो वैक्यूम है, वही मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सोस्फेयर के बाद तो वैक्यूम है सारे के सारे, तो वहां से अगर हीट भी नीचे आ रही है, इसका मतलब कि हीट वेव्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हो गई। इसकी अगर वेवलेंथ की वो रेंज पूछी जाए तो आप बोलेंगे 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4 मीटर के बीच में इसकी वेवलेंथ रहती है। इसकी प्रॉपर्टीज का बोलेंगे तो दे आर द न्यूट्रल और अनचार्ज्ड, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होती है वेव्स। दे प्रोपागेट एज ट्रांसफर्स वेव्स, ध्यान देना ये जो वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स ही होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। अगर उसने 3-4 लाइनें देके बोल दिया, स्टेटमेंट्स देखे कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं, क्या वो ट्रांसवर्स होती हैं, तो आप बोलेंगे भैया वो सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मत बोलना। दे प्रोपागेट विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो लाइट ही खुद ही एक वेव है, तो लाइट की वेलोसिटी से ही ये प्रोपागेट होती हैं, चलती हैं। दे लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, बहुत तेज है भैया, लाइट की स्पीड से कोई मैच नहीं कर सकता। दे कंटेन्स एनर्जी एंड मोमेंटम, इनके अंदर एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होती है। एनर्जी मोमेंटम क्या होती है सब आपको पता है, मोमेंटम पढ़ा के आ रहा हूं। देयर कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल, तो किसने इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, मैक्सवेल ने इसका कंसेप्ट बताया था, साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बताया। अब इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि भैया कौन कौन सी होती हैं ये, तो आप यहां से बता सकते हैं कि एक तो कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, ये अल्फा रेज हैं, ठीक है, बीटा रेज, गामा रेज, साउंड वेव्स और ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सारी की सारी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। पेपर में ये पूछा गया बहुत बार कि कैथोड रेज कौन सी वेव है, बीटा रेज कौन सी वेव है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरी लिस्ट बता दी है। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये भी पूछा जाता है कि किसने ये डिस्कवर किए हैं, तो इनके डिस्कवरर कौन है। अल्फा रेज की बात करें तो हेनरी बैक्वेरल, आ रखे हैं ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं, आगे भी आ सकते हैं, पढ़ लो इनको। एक्स रेज का डब्ल्यू रोंटजन, फिर अल्ट्रावायलेट रेज का जॉन रिटर, फिर विजिबल रेडिएशन का न्यूटन, इंफ्रारेड को किसने खोज किया, हर्शल ने, शॉर्ट रेडियो वेव्स और हर्ट्जियन वेव्स जिनको बोल देते हैं उसको हेनरिक हर्ट्ज ने, और लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है उसको मार्कोनी ने डिस्कवर किया है। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -2 मीटर आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स, ये आप ध्यान रखना है। ये यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि होती कौन सी है। आप देखिए कि यहाँ से ये देखिए रेडियो वेव्स हैं, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है इंफ्रारेड वेव, उसके बाद ये विजिबल रेंज आती है जहां पे आप चीजों को सुन सकते हैं या देख सकते हैं। यहां पे इस रेंज में क्या है, आप लाइट को देख सकते हैं, इससे पहले में नहीं देख सकते, इसके बाद भी नहीं देख सकते। सेम जो साउंड का कंसेप्ट है वही लाइट वाला भी है। और यहां पे आती है अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद एक्सरे, उसके बाद एंड में आती है गामा रेज। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है कम होती जा रही है और एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है। समझना इस चीज़ को, जैसे जैसे मैं इधर को जाऊँगा तो वेव्स की जो एनर्जी है वो यानी कि वो हाई एनर्जी वाली हो जाएंगी, और क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो कंप्रेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे वेव की जो लेंथ होती है ये एक ऐसी लेंथ होती है, ये छोटी हो गई है। आप देखिए कि वेव की यूँ हो गई है, ये छोटी लेंथ हो गई है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ यूँ छोटी होती जाएगी, और यहाँ पे देखिए कि वेव लेंथ बहुत बड़ी है, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ एनर्जी
कम है लेकिन वेव की लेंथ बहुत बड़ी है, ये दूर दूर तक जा सकती है। इसीलिए जब भी टेलीविजन, मोबाइल, इन सब में कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती है? रेडियो वेव्स होती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इंफ्रारेड होती हैं, ये हीटर लगे होते हैं, सन फायर्स, रेडिएटर्स, इन सब में ये यूज़ होती है। फिर माइक्रोवेव्स, तो आपके घर में माइक्रोवेव अवन होगा तो उसमें यूज़ होती हैं। फिर ये विजिबल लाइट होगी। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो हैं, ये वही हैं जो ओजोन लेयर में छेद कर रही हैं और हमारे यहाँ धरती पे आके बहुत सारी बीमारियां लगा रही हैं। कई फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं। एक्सरेज का कहाँ इस्तेमाल है? आपने कई बार आपके हाथ में फ्रैक्चर है, टांग में हो गया, तो आपने एक्सरे खिंचवाया होगा, तो वो क्या कर रही है, अंदर जाके ये बता रही है कि भैया इस हाथ में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। आपकी एक फोटो सी ले लेती है अंदर की हड्डियों की, उसी को एक्सरे बोलते हैं। फिर एंड में जो गामा रेज हैं, ये कैंसर को क्योर करने के लिए होती है, कि जहां पे भी कैंसर होता है वहां गामा रेज मारते हैं एक तरह से, और वहां पे इसको रेडियोग्राफी बोलते हैं एक तरह से। तो वो गामा रेज मारेंगे वहां पे और उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। पूरा तरह से क्योर नहीं होता लेकिन कुछ हद तक क्योर हो सकता है। तो ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई दोस्त। अब इसके अंदर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन की बात। मैंने कहा था कि अभी खत्म नहीं हुई है, तो रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। ये है क्या? ये बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये साउंड के जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उसको ये ओबे कर रहा है। फिर द वर्किंग ऑफ मेगाफोन, साउंड बोर्ड्स एंड ईयर ट्रम्पेट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। द रेपिटेशन ऑफ साउंड इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। इको का कंसेप्ट भी मैंने अभी बता दिया, ये एक रिवीजन वाली स्लाइड है। एक और चीज है कि जो हमारे ईयर में ये रहती है, ये 1/10 ऑफ सेकेंड तक रहती है। ठीक है दोस्त, ये मैंने वहां भी बताया था 1/10 ऑफ सेकंड का कंसेप्ट क्या होता है, 0.1 सेकंड वाले का बताया था ना मैंने, वही वाली चीज़ है ये। साउंड प्रूफ रूम्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, ये मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन हो जाती है, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, इस वजह से इनको प्रॉपरली ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, कपड़े का इस्तेमाल होता है तो कि रिवर्बरेशन ना हो। फिर ऑडिटोरियम का डिज़ाइन करना है या कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वाली जगह बनानी है, तो वहाँ भी इसी का इस्तेमाल होता है कि रिवर्बरेशन को खत्म कर दिया जाए। तो ये सारे का सारा लिखा है। उसके बाद है कि टाइम टेकन बाय रिवर्बरेशन साउंड टू डिक्रीज इट्स इंटेंसिटी बाय फैक्टर ऑफ 10⁶ इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। तो ये बेसिकली आपका मैंने एक रिवीजन स्लाइड बना दिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। अब आगे देखिए एक चीज और इसके अंदर देखते हैं, हम डिफ्रैक्शन देखते हैं और रिफ्रैक्शन देखते हैं थोड़ा सा। आप देखिए कि रिफ्रैक्शन का तो हालांकि मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इनके बारे में बता के भी आ रहा हूँ। ये चीजें जो है ना, ये आपको हो सकता है साउंड में उतनी अच्छी समझ ना आए जितनी अच्छी आपको लाइट के अंदर समझ में आएंगी। वहां पे मैं जैसे लाइट के अंदर क्या है कि सीधा सीधा दिखाऊंगा कि ये देखिए पेंसिल है, आपने ऐसे पानी में डुबोई तो ये ऐसे हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये वहां पे आसान रहेगा मेरे लिए बताना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे डली और फिर यहाँ पे आके अब ये पानी में है तो पानी में ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी क्योंकि पानी डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। वहाँ जब मैं लाइट के अंदर ये चीज़ें पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखिए कि डिफ्रैक्शन का अगर मैं लाइट के अंदर देखूं तो क्या होना चाहिए एक तरह से, या साउंड के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक मीडियम ऐसे लगा हो जिसके अंदर छेद है बहुत सारे। अब यहाँ से स्पीकर ने आवाज़ निकाली तो वो क्या करेगा, वो छेद के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपने एक और प्लेट लगा दी छेदों वाली ही, तो वो ग्रिड से क्या यूं टकरा के यूं हो जाएगी साउंड। इसी को एक तरह से डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि साउंड जैसे जा रही है तो जाके वो डिफ्लेक्ट होगी। मान लो कि आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में मैंने स्पीकर चलाया तो वो साउंड यूं जाएगी और यूं डिफ्लेक्ट हो जाएगी आगे जाके दीवार के साथ टकरा के और वो आपके कान तक पहुंच जाएगी। वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन टाइप हो गया एक तरह से, है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डिफ्रैक्शन हो गया कि सब जगह पे ऐसे बिखर गई पूरी की पूरी। अब देखो मैंने वही बताया कि ये मैंने कुछ लाइट की फोटोज भी लगा दी ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए, नहीं तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। इसको पढ़ भी लेते हैं। मैंने साउंड वेव मूव फ्रॉम वन मैकेनिकल मीडियम टू अनदर मैकेनिकल मीडियम, इट शोज द डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट, द फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये होता क्यों है, ये स्पीड के डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे कि आप देखिए, खुद भी आप समझदार हैं कि यहाँ एयर के अंदर अगर देखिए वो जिस स्पीड से चल रहा है कोई चीज, तो क्या वो पानी के अंदर भी उसी स्पीड से चलेगी। आप मेरे को बताओ कि आप एक बॉल है, बॉल को आपने एयर में यूं उछाला, अब एयर से उछलने के बाद वो समुद्र में अगर डूब रही है तो क्या समुद्र के अंदर भी वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जिससे वो एयर में चल रही थी? जी नहीं, यहाँ पानी में जाके बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये विस्कस फोर्सेस उसको रोकना शुरू कर देंगी, जबकि एयर में उसकी ज्यादा होगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे समझना साउंड की बात को। अब साउंड में देखिए कि आप उसको बॉल से कंपेयर मत करना। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि साउंड जो होती है वो जितना ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा बल्की होगा, डेंसर होगा, उसमें इजीली ट्रैवल कर जाएगी। तो आप देखिए कि अगर वो एयर से
बाहर वाली एयर से आपके लिक्विड के अंदर आ रही है, तो साउंड यहाँ पे आके ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करना शुरू कर देगी एज कम्पेयर टू यहाँ से, तो वो इसीलिए डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं जाएगी सीधा साउंड, वो ऐसे या ऐसे हो जाती है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसको बोलते हैं यहाँ वाले मीडियम को, एक सेकेंड, ऊपर वाले मीडियम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब है कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वहीं से आपको समझ आ रहा होगा, ये डेंसर हो गया, और रेयरर मतलब जिसकी डेंसिटी कम है, तो हवा की डेंसिटी कम होती है। अब यहाँ पे मैं आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट अप करने वाला हूँ। आप देखिए कि मैंने बता रखा है कि जितना सॉलिड मीडियम होगा उतना ज़्यादा साउंड ईजिली उसमें फास्ट ट्रैवल करेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पानी में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। अब एक डाउट आपके मन में मैं क्रिएट करने वाला हूँ कि जब मैंने ये बोल दिया कि सॉलिड यानी कि जितना ज़्यादा डेंस होता जाएगा मीडियम, वहाँ पे साउंड तेजी से ट्रैवल करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक पार्टिकल से दूसरे को इजीली वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को अपनी एनर्जी देता रहता है, जिससे क्या हो रहा है कि वो फटाफट से ट्रांसमिट हो जाती साउंड। अब ये काम अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ठंडी एयर है, कोल्डर एयर जिसको बोलते हैं, और एक एयर है गर्म एयर। अब मैं अगर एयर के अंदर ये चीज पूछ लूं आपसे कि बताइए कि साउंड किस में जल्दी ट्रैवल करेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि जो कोल्डर एयर है, ध्यान देना कोल्डर एयर है, आप यहां पे समझो जो कोल्डर एयर है, मान लो कि ये कोल्डर एयर का एक छोटा सा भाग मैंने लिया। अब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ठंडी एयर है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास होंगे। जबकि आप देखिए कि अगर यही एयर गर्म होती तो मॉलिक्यूल कोई यहाँ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। गर्म एयर में ऐसे होगा। अब आप देखिए कि आप बोलेंगे कि डेंसिटी तो यहां पे ज्यादा है, ये कौन सी है, कूल एयर है, कूल, और ये कौन सी वार्म एयर है या हॉट एयर है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि डेंसिटी तो यहां ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल पास पास में ठंडी एयर है, तो जैसे ही आवाज आप देंगे इस ठंडी एयर में, तो क्या होगा, आवाज जल्दी से आगे बढ़ेगी। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, सच बताओ मेरे को। ये बिल्कुल आएगा आपके दिमाग में, लेकिन मैं आपको आज कमाल का फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो डेंसर वाला कंसेप्ट है, लोग अगर पूछें कि भैया रेयरर से डेंसर में जाके साउंड बढ़ जाती है उसकी स्पीड, क्या ये 100% ट्रू है, तो आप बोलेंगे जी नहीं, ये 100% ट्रू नहीं है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, जैसे कि मैं एयर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे क्या है ना, ये मॉलिक्यूल इतने ठंडे हैं कि भैया एक जगह पे पसरे हुए हैं ना, तो इतने आलसी हैं, एक ही जगह पे पसरे हुए हैं। इन आप आवाज बोलोगे ना जो, वो इस मॉलिक्यूल तक जैसी जाएगी, तो इसको इतना कष्ट होगा दूसरे को देने में, क्योंकि ये ठंडक में पड़ा है पहले, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये बहुत, अगर ये बता भी देगा तो इस आवाज के बारे में इस वाले पड़ोसी को बता देगा, ये पड़ोसी हो सकता है इसको बता दे, लेकिन आगे चलते चलते ना इनकी ढिलाई और ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं। तो कूलर एयर में साउंड फास्ट ट्रैवल नहीं करती है, जबकि डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। आप देखिए मॉलिक्यूल्स की, तो साउंड कहाँ ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी, वार्म एयर में करेगी। यहाँ पे बेशक से पार्टिकल दूर दूर है, लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप बोलोगे ना, तो क्योंकि यहाँ के पार्टिकल में हीट है ऑलरेडी, हीट का मतलब वो तेज है, पहले ही तेज है चलने में, समझ रहे हैं, तो तेज है क्योंकि उनके अंदर गर्माहट है। तो आप जैसे ही बोलेंगे तो जो चीज ऑलरेडी गर्म है और फुदक रही है पहले, जब जैसे पॉपकॉर्न फुदक रहे हैं, तो वहां पे यूं फूक भी मारोगे तो वो उछल के आगे जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ स्पीकर के साथ बोलेंगे साउंड, तो इसको पता लगे, ये तुरंत आगे जाके मॉलिक्यूल टक करके अगले वाले को टकराएगा, ये इस वाले को टकराएगा, वो उस वाले को टकराएगा। यानी कि ये आपस में इतने गर्म है कि आपस में जैसी कोई साउंड आएगी ना, उस साउंड के प्रभाव से, उस वेव से, यहां से एक वेव गई तो ये सारे आपस में टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे, फिर ये अगली लेयर को देंगे, फिर अगली को देंगे, ऐसे करके क्या होगा, इसमें साउंड दूर तक ट्रेवल कर जाएगी, वार्म एयर में, हॉट एयर में। जी हाँ, ये मैं आपको सारे का सारे डिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं और रिफ्रैक्शन के, ठीक है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के। अब देखिए कि अगर आप यहां पे देखा, अभी यहाँ दो केसेस मैंने बनाए, ये है दिन का समय, ये है रात का समय। आप देखना ज्यादातर म्यूजिक कॉन्सर्ट जो होते हैं ना, वो रात को होते हैं एज कम्पेयर टू डे। क्यों होते हैं, आज आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप देखिए दिन में क्या है, अब एक कमाल की चीज मैं बता रहा हूं, आप सोचेंगे कि भैया ये तो उल्टा बोल रहे हैं। जी हाँ, आपको उल्टा ही सुनने में लग रहा है। आपके हिसाब से तो जो हवा है वो गर्म तो दिन में है, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट तो दिन में होने चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो फिर तो म्यूजिक कॉन्सर्ट दिन में होने चाहिए। अभी तो मैंने ये बताया आपको कि वार्म एयर में जल्दी ट्रैवल करती साउंड, लेकिन यहाँ पे अगेन पंगा हो गया एक। अब वो पंगा क्या, वो डिफ्रैक्शन का पंगा है। ये तो सिर्फ रिफ्रैक्शन की बातें बता दी, अब डिफ्रैक्शन की भी सुन लो जरा। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पे देखिए डे के टाइम में हमें पता है कि जो नीचे की एयर है वो बहुत गर्म होती है,
क्योंकि आप देखिए ऊपर की एयर जो ठंडी होगी और नीचे की गर्म होगी। जी हाँ, यही सत्य है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, नीचे उसका अमाउंट ज़्यादा हैवी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ज़्यादा नीचे रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो नीचे रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी है कि वो हीट को अपने अंदर बहुत समा लेती है। यानी कि दिन के समय में ना जितनी भी हीट है वो ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगी, वो नीचे ज़्यादा रहेगी। जब वो हीट नीचे ज़्यादा रहेगी ना, तो आप देखिए कि जैसे ही स्पीकर से आवाज़ निकालेंगे तो वो साउंड यूं चलेगी, इसमें यूं चलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि साउंड सीधा सीधा चलेगी, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात है कि सीधा सीधा चल रही। साउंड तो ऐसे चली, मान लो ऐसे चली ना। अब होता क्या है कि इस मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जा रही है, ठंडे वाले मीडियम में। किस में जा रही है? ठंडे वाले मीडियम में जा रही है। तो कायदे से इसको देखिए कि जैसे ये है, कायदे से तो इसको यहां भी ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या होगी, ऐसे हो गई। समझना, ऐसे हो गई। अब ये क्योंकि मीडियम का डिफरेंस आ गया, इस वजह से ये साउंड बाहर को ही निकल गई, यानी कि ऊपर वाली लेयर में चलेगी। ऊपर वाली में चलेगी तो आप तक, नीचे वाले लोगों तक बहुत कम पहुंचेगी, यानी दूर तक नहीं सुन पाएगा। आप जो पास में उसको तो सुन जाएगा, लेकिन जो दूर बैठा है ना, तो ये साउंड आनी तो ऐसे चाहिए थी उसके पास, लेकिन आई नहीं। वो ऐसे करके ऐसे ऊपर वाले मीडियम में चलेगी, या फिर इसको रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ, देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल है ना, तो ये साउंड आई तो आई ना, तो वो इसके साथ टकरा के फिर वो देखिए ऐसे और ऐसे चली जाएगी, इसको डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना। जो डिफ्रैक्शन है वो क्या है कि कोई पार्टिकल है तो आगे साउंड गई तो उसके साथ टकरा के फिर आधी साउंड उधर चलेगी, आधी चलेगी इधर, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत करना। ये जो हो रही है एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, ढंग से मैंने बता दिया। तो यहां से वो उधर चली गई, इस वजह से इधर वाले व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देगा, यानी बहुत ही कम साउंड इसके पास पहुंचेगी। तो यानी कि दिन के समय में क्या है, बेशक से हवा गर्म है लेकिन साउंड दूर तक ट्रेवल नहीं कर रही है। अब रात को क्या होता है वो बताता हूं। रात को देखिए, रात को क्योंकि आप देखिए कि रात का समय है, सूर्य भगवान है नहीं है यहाँ पे, ठंडा हो चुका है मौसम। तो जैसे रेत होती है, रेत क्या दिन में बहुत गर्म होती है, लेकिन रात को क्या हो जाती है, जैसी वो उसकी हीटिंग की लूजिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी यहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आप देखिए कि वो सारी की सारी हीट रात के समय में, क्योंकि सूर्यदेव है नहीं है, तो वो लूज कर देती है। और वो हीट कहाँ चली जाती है, वो उड़ के ना ऊपर चली जाती है। अब ऊपर वाला रात के समय में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और नीचे जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपको रात को ठंडक इसीलिए फील होती है क्योंकि नीचे क्या है, अब कूल हो चुका है और यहाँ की हीट ऊपर चली गई है, तो ऊपर क्या है, गर्म हो चुका है। अब सिनेरियो उल्टा हो गया है। ऐसा ही होता है रात को। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा ऊपर को चले जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे एटमॉस्फेयर गर्म है एज कंपेयर टू कि धरती के पास में, वैसा ही है। तो यहाँ पे अब आप मान लो कि किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत जोर के म्यूजिक चलाया है, गिटार चलाया, तो यहां से आवाज गई। अब ये आवाज देखिए कि ऐसे जाएगी ना जब, तो ये ऊपर को ना जाके ये नीचे को ही रहेगी। समझना इस चीज को। क्यों? आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ये जो है ये ठंडा मीडियम है, ये गर्म मीडियम है। अगर ये आवाज मान लीजिए कि ठंडे मीडियम में, मैंने क्या बोला पहले, तो ठंडे मीडियम के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपनी आवाज को बहुत ज्यादा इधर उधर को लेके जा सके। समझना इस चीज को। वो आवाज ना ऐसे के ऐसे ही जाएगी क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो इतने आलसी हैं कि वो अपने पड़ोसी को बता देंगे या उसके पड़ोसी को बता देंगे, लेकिन इधर उधर उसको नहीं लेके जा पाएंगे, रिफ्रैक्शन नहीं करने देंगे। तो रिफ्रैक्शन जब होगी ही नहीं, तो आप मेरे को खुद बताइए, तो ये क्या होगा, ये इधर के इधर ही आ जाएंगे। तो इस वजह से इधर के इधर ही आ जाएंगे, तो दूर तक आवाज सुनाई देगी। एक और चीज है इसमें, बाई चांस वो कुछ वेव्स ऐसे भी चलेगी, तो वो ऐसे भी चलेगी ना, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे गर्म मीडियम है तो वो गर्म मीडियम से वापस से किस में आना शुरू कर देंगी, कूलर मीडियम में आना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे जैसी जाएंगी तो यहाँ से ऐसे होकर रिफ्रैक्ट होकर इधर आना शुरू कर देंगी। तो कुछ जो वेव्स ऐसे जा रही हैं वो दूर तक को सुनाई देंगी, कुछ जो नीचे को ही जा रही हैं वो यहाँ पे जितना दूर हो सकता है उसको सुनाई देंगी। यानी एक तरह से क्या हो रहा है, आप खुद समझदार हैं कि मैं अब वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रही है वो बाहर ही निकाली जा रही है, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रही है वो यहाँ अगर कोई आवाज गई तो वो ऐसे आ रही है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि नीचे ही सारी की सारी आवाज गूंज रही है, जिसकी वजह से दूर तक आपको आवाज सुनाई देती है। रात को कुछ शादियां भी होती हैं तो आप देखिए कि घर से चाहे 4 किलोमीटर दूर कोई म्यूजिक लगा हो, शादी हो रही हो, तब भी थोड़ी हल्की फुल्की आवाज आ ही जाएगी। रात को कोई दूर आपसे रेलवे स्टेशन है तो वहां से ट्रेन की आवाज फिर भी आपके कानों तक पड़ जाती है। यही कारण है कि रात को जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। उसका कारण मैं बता चुका हूँ। जबकि हमें पता है कि वार्म एयर में
बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, तो दिन में नहीं करती है। जी हाँ, दिन में नहीं करती है। मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसी चीज़ों को समझाना, क्योंकि हमें ना एक लेमन लैंग्वेज की तरह समझाना पड़ता है। अब मुझे पता है कि ये चीज़ ऐसे है, मेरे को एग्जाम में करना होगा, मैं टिक करके निकल जाऊंगा आगे, लेकिन जब किसी को समझाने की बारी आती है ना, तो ये चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जिनको कि आसान भाषा में ईजी वे से आपको समझाना पड़ता है, तब जाके बच्चे को समझ में आएगा, नहीं तो समझ भी नहीं आएगी। और बहुत सारे टीचर तो इन चीज़ों को स्किप भी कर देते हैं, वो बस ये बता देते हैं कि रात को ऐसा होता है, सुबह ऐसा होता है, जबकि मैंने आपको देखिए कि पूरा ढंग से बताया। और यही जो कंसेप्ट होता है ना, ऐसे ही आप देखिए हवा का भी कंसेप्ट रहता है कि शाम के टाइम में ना आपको एक ठंडी ब्रीद ऐसे आ रही होती है, जबकि रात के शाम या रात के टाइम में है ना ठंडी हवा आपके पास आ रही होती है, क्योंकि वो हवा नीचे को बह रही होती है। जबकि आप देखिए कि दिन के टाइम में ऐसा नहीं होता, दिन के टाइम में गर्म ही आपको मिल रही होती है, क्योंकि ठंडी हवाएं ऊपर चली जाती हैं और वार्म नीचे रह जाती है। बिल्कुल सेम यही वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है दोस्त, चलिए देखो, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब आपस में मिले जुले से कंसेप्ट है जो अक्सर बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक व्यक्ति ने ऐसे देखा, उसने जो देखा ना ऐसे, तो मछली यहाँ, एक असली मछली यहाँ पे है, लेकिन मछली दिखेगी उसको कहाँ पे, मछली दिखना उसको यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है ये व्यक्ति देख रहा है मछली यहाँ पे है, तो मछली दिख कहाँ रही है उसको, यहाँ पे दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कायदे से क्या है, ये लाइट का कंसेप्ट है, हम लाइट में भी पढ़ेंगे। कायदे से क्या है कि वो मछली तो यहाँ है, लेकिन क्या है ये व्यक्ति को ऐसे जैसे ही उसकी नज़र अंदर को जाएगी ना, लाइट अंदर को जाएगी, तो वो डिफ्रैक्ट ऐसे हो जाती है, तो उसको लगता है कि ये मछली यहाँ है। अगर आप तीर मारेगा ना कोई यहाँ से बाहर से अंदर, मान लो अर्जुन ने तीर मारना है, तो अर्जुन को इसका कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना धनुर्धर बनना इतना आसान नहीं था। तो अर्जुन को अगर ये नहीं पता ना कि कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का क्या होता है, तो अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन तीर मार देगा ऐसे ही, यानी कि इसी डायरेक्शन में तीर मार देगा। अगर उसने इसी डायरेक्शन में तीर मार दिया तो मछली मरेगी? बिल्कुल नहीं मरेगी मछली। लेकिन अगर अर्जुन को रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पता है तो अपने आइडिया से अंदाजा लगाएगा कि भाई मुझे तीर ऐसे नहीं मारना, मुझे थोड़ा सा तीर को इस डायरेक्शन में मारना है, तो वो उस डायरेक्शन में करके यूं तीर को छोड़ेगा और वो जाके मछली की आंख में लगेगा। यही कंसेप्ट एयर के अंदर भी होता है कि आपकी जो हवा का बहाव है ना, उसके हिसाब से देख के धनुर्धर को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया तीर को किस गति से छोड़ना है, किस डायरेक्शन में छोड़ना है। हवा अगर ऐसे बह रही है तो आपको मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को तीर मारना है, हवा ऐसे बह रही है और तुमने छोड़ दिया तीर सीधा ऐसे, तो वो तीर उसको थोड़ी लगेगा, हवा तो ऐसे बह रही है, तो जैसे वो तीर जा रहा है ना, हवा उसको यूं कर देगी और वो तीर सामने ना लग के इधर को कहीं लग जाएगा, दूसरे वाले को लग जाएगा। तो इसीलिए उस धनुर्धर को पता होना चाहिए कि ऐसे हवा बह रही है तो मुझे इस डायरेक्शन में तीर छोड़ना है ऐसे करके, तो वो जाते जाते आगे तीर ऐसे सीधा होकर ठक करके उसको सामने वाले को लगेगा। ये बड़े कंसेप्ट की चीजें हैं, ये फिजिक्स की चीजें हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए बोलते थे कि धनुर्धर बनना इतना आसान नहीं है। जो थोड़ा दिमाग वाला होता था वो धनुर्धर बनता था, जो थोड़ा मोटे मोटे दिमाग होते थे, जिनके हट्टे कट्टे होते थे, वो फिर गदाधारी बन जाते थे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम रहता था। अब देखिए ऐसे ही एक क्राइटेरिया लाइट के अंदर भी हम पढ़ेंगे, डिस्पर्शन होता है। ये प्रिज्म होता है, इसमें व्हाइट लाइट ऐसे जाती है और 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। ये अभी मैं वेव्स का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ऐसी रिफ्रैक्शन के अलावा रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई लाइट ऐसे आई और वो इस मीडियम में जाके सीधी न जाके कहीं ऐसे बेंड कर गई, है ना। या फिर ये तो हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये देखना, ये शीशा है, यहाँ पे एक लाइट आई, वो ऐसे ही चली गई, यानी कि इधर से कोई लाइट आई और वो ऐसे चली गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ये हो गया, रिफ्लेक्शन ये हो गया, डिस्पर्शन ये हो गया, डिफ्रैक्शन ये हो गया कि कोई साउंड वेव मान लो ऐसे आई तो आगे देखिए कि मान लीजिए आपने एक स्लिट लगा रखी है, बीच में सिर्फ उसके गैप है, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे जाएगी साउंड, तो वो आएगी यहाँ इसके गैप में से यूं करके चली जाएगी। वो इसके थ्रू भी पास कर सकती है, लेकिन वो यहाँ जो है ना खालीपन, वो आएगी और यूं करके चली जाएगी। इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी लाइट का भी है कि लाइट आएगी और यूं करके यूं डिस्पर्स हो जाएगी, इसी को डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मेरे हिसाब से तो हो गया ख़त्म। बस एक ह्यूमन ईयर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम साउंड का कंसेप्ट कर रहे हैं। तो वैसे ये चीज़ जो है ना, ये मैं बायो में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वेग आइडिया मैं दोबारा से दे देता हूँ आपको। आप देखिए ये आपका कान है, ये जो बाहर वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं पिन्ना। ये आपकी मैडम का काम है। मैं पूरा का पूरा बना के बैठा था, बोलती कि मैं आपका कान लगाऊंगी यहाँ पे, तो इसने ये मेरा कान लगा दिया, ये देखो ये कान ऐसे ही लगा दिया है, बोलती कि ये अच्छा लग रहा है तो ये लगाऊंगी। अब क्या कर सकते हैं, है ना। बीवी तो भगवान वाली बात होगी, वही वाली चीज़ है, वाइफ इज़ ऑलवेज राइट, तो वही चीज़ है।
अब देखिए कि ये जो है ना, ये कान, इसका आउटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना का काम होता है सारी की सारी साउंड को इकट्ठा करना। मैंने वहां भी बायो में बताया था, अगर आपको आवाज को तेज सुनना है तो आप अपने कान को ऐसे कर लीजिए। आप खुद देखिए, कुछ भी बोलते रहिए अपने मुंह से, कुछ भी बोलो, और आप कान को ये यूं करो हाथ, तो ये क्या हो गया, आपने पिन्ना को बड़ा कर लिया। अपना कान का पिन्ना इतना था, आपने इतना कर लिया। अब देखो आपको तेज सुन रहा होगा, करके देख लो। चाहे और तेज सुनना है तो अपने एक हाथ को और यहाँ पे ऐसे लगा लो, और अब सुन के देखो अपनी आवाज को, और तेज सुनाई देगी। यानी पिन्ना जितना बड़ा उतना इजीली आपको सुनेगा। हाथी का पिन्ना देखिए कितना बड़ा होता है, उसको ईजी रहेगा सुनना। तो पिन्ना का काम है साउंड को कलेक्ट करना, और फिर ये जो है आगे बीच में ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये साउंड को आगे ट्रैवल करवाएगी। साउंड पहुंचेगी कहाँ पे, यहाँ पहुंचेगी। इस पूरे के पूरे सिस्टम में आप देखिए ईयर ड्रम के पास जब पहुंच जाएगी तो यहाँ होता है लिक्विड। जैसे ही वो वेव आएगी ना साउंड की बाहर से, तो वो इसके लिक्विड को करेगी डिस्टर्ब। जैसे ही डिस्टर्ब करेगी तो वो करेगा अंदर वेव्स प्रोड्यूस। अब वो वेव्स का जो है ना सिग्नल, जो जिस तरीके से वो वेव डिस्टर्ब होके बनेंगी, उस सिग्नल को, ये जो दिख रही है येलो कलर की एक, ये जो नर्व सी दिख रही है, ये क्या है, वेस्टिबुलर नर्व है। ये यहाँ से सारी की सारी उस वेव की जो सिग्नल है ना उनको उठाएगी। अब उठाएगी कैसे, ये जो वेव के सिग्नल है ना, इनको कन्वर्ट कौन करता है, कोकलिया। इन वेव के सिग्नल्स को कन्वर्ट कौन करता है, कोकलिया करता है। किस में करता है, इसको इम्पल्स में क्रिएट कर देता है। तो इम्पल्स जो है उसका सिग्नल ये नर्व उठाती है और जाके ब्रेन को बता देती है, और ब्रेन उसको डिटेक्ट कर जाता है कि हाँ ये जीवी सर की आवाज़ है, या अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, मित्रों है ना, ये मोदी जी की आवाज़ है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरे का पूरा ईयर का कंसेप्ट है, ये वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने लायक, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये साउंड को जो आती है उसको बढ़ाता कौन है, उसकी एम्पलीट्यूड को कौन बढ़ा देता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बता के आ रहा हूँ। इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम होता है हैमर, एनविल, और 3 तरह की होती है एंड बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टरअप। ये जो है ये 3 बोन्स हैं, तो ये इनका काम है इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ठीक है। अब ये कोकलिया वगैरह ये सब करते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल जो चीज़ें इसके काम की थी ना पूरी की पूरी मैंने बता दी आपको। बायो में जाके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ मैंने और डिटेल में इसको कवर कर रखा है। आई होप कि आज जो साउंड का पूरा लेक्चर है और वेव्स का पूरा लेक्चर है, ये आपको समझ आया होगा। बहुत कोशिश की है मैंने समझाने की, जहाँ पे नहीं भी इजीली बच्चे को समझ आ सकता उन चीज़ों को भी समझाने की कोशिश की है। इतना इनपुट कोई भी नहीं लगाता है। आप किसी का भी पेड कोर्स उठा के देखिए, इतना इनपुट नहीं कोई लगाएगा कि बच्चे को इतने आसानी से पूरा जी जान लगा के समझा दे। मैं बता रहा हूँ, अभी दिन को भी मैं लगाऊँ और रात को भी लगाऊँ, 3 से 4 घंटे केवल सो रहा हूँ। आप ही लोगों के लिए मैं पूरे का पूरा कंटेंट ये बनाने में लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे बेहतरीन कंटेंट बनाने का वो है कि मैं जब बनाऊँ ना, कोई एक ही बार बनाऊँ पर बनाऊं अच्छा, ताकि बच्चे को दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इसमें एक घंटे के लेक्चर को बनाने में कितना पूरा दिन निकल जाता है, आपको पता नहीं है इस चीज़ का, मुझे पता है। लेकिन उसका कारण यही है कि मुझे हर चीज़ को गैदर करना है, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, इनकम्प्लीट ना रहे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिजिक्स के अंदर है जो मैं कवर करता जा रहा हूँ। लोग नहीं करवाते हैं ये सब चीज़ें, और कोई मतलब भी नहीं है, उनको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आज जब समय चेंज हो रहा है, अब जब जीएस की वेटेज इतनी बढ़ रही है, तो हमें इसको सिर्फ टियर 1 तक सीमित ना रख के टियर 2 तक के लेवल का लेके जाना है। अगर मेरे को करवाना ही होता सिर्फ शॉर्ट में, तो मैं आपको सीधा यूनिट्स एंड डायमेंशन कराता, इन्वेंटर्स कराता, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट करवाता और मेरा काम खत्म था, फिजिक्स हो गई। लेकिन मैं क्यों आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के सारे क्रक्स को उठा के करवा रहा हूँ। एक बार आपने ये सेशंस कवर कर लिए, सिर्फ एक बार की मेहनत है आपकी, तो उसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की किताब को उठा लेना, जब आप उस किताब को फरोलोगे ना, तो आपको लगेगा कि भैया ये तो बच्चों की चीज़ें हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखी हैं, इनको तो पढ़ने का हमें यूज़ ही नहीं है, ये सब रद्दी है, इनसे कहीं ज़्यादा हमने पहले ही वीडियो कोर्स के अंदर पढ़ लिया। आपको थोड़ा सा समय रुकिए, 1-1.5 महीना, जब आपको पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तब आपको वो डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।